दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। बिहार में इस समय चुनाव की जो सरगर्मी है उसमें महागठबंधन और महागठबंधन के बाहर दोनों तरफ काफी सरगर्मियां दिखाई दे रही हैं। लेकिन आज महागठबंधन में एक बात सामने आई कि तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के प्रमुख नेता हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उनके दल के लोग थे। जो जीविका दीदियां हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि 30,000 रुपए उनका वेतन वो कर देंगे जब सरकार आएगी तो। इसके अलावा जो ब्याज उनका है वो माफ कर देंगे। उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल जाएगा, तभी 30,000 रुपया मिलेगा, जाहिर है। अब बिहार में 1,36,00,000 जीविका दीदियां हैं, तो इन पर एक बड़ा फैसला माना यह जा रहा है कि जो पॉपुलर या पॉपुलिस्ट जो घोषणाएं एनडीए ने बहुत सारी की हैं, कुछ किया भी है, पैसा भी दिया है चुनाव से पहले, तो एक तरह से काउंटर करने के लिए तेजस्वी यादव भी काफी नई नई घोषणाएं उन्होंने भी की हैं और आज उन्होंने जीविका दीदियों पर यह घोषणा की। जाहिर है बहुत राजस्व पर काफी बोझ पड़ेगा स्टेट के बजट पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल हम इस पर नहीं उलझेंगे, इस मुद्दे पर। यह तो हमने आज की घटना थी इसलिए बता दिया। इस बीच में एक नई घटना और हुई है, उसको बताना बहुत जरूरी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जो संगठन के इंचार्ज एक तरह से रहे हैं कई बार, बहुत ही जबरदस्त ऑर्गेनाइजर माने जाते हैं, उनको कांग्रेस आला कमान ने बिहार भेजा और आज उनकी तेजस्वी यादव से बैठक भी हुई। और दोनों नेताओं के बीच में बैठक में क्या क्या हुआ ये तो नहीं बताया गया, क्योंकि इसके लिए मुझे लगता है कि और घटक जो दल हैं और जो महागठबंधन के संगठन हैं उनके साथ भी बातचीत जारी रखी जाएगी। और कल यानी गुरुवार को ये सारे लोग मिल बैठ करके एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे और ये सुबह होगी गुरुवार को। तो ऐसा माना जा रहा है कि महागठबंधन में बहुत सारी जो समस्याएं थी, बहुत सारी जो जटिलताएं थी, उनको एड्रेस शायद कर लिया गया है। अब ये मुझे नहीं मालूम और ये बताया भी नहीं गया कि जो कई सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल के और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने हैं, कहीं कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, सीपीआई के, इन पर क्या हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो नाराज होकर बैठ गया है, इंडिया अलायंस का बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर, उसका क्या है, क्या उसको भी कुछ सीट देने की पेशकश होगी या नहीं होगी, वी डोंट नो। अच्छा, ये भी नहीं मालूम कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्योंकि उसने कहा कि वो तो अभी ड्रॉ कर ले रहा है, तो क्या उसके साथ कोई पैचअप का प्रस्ताव होगा। ये सारी बातें अभी मुझे लगता है कल सवाल जब पूछे जाएंगे पत्रकारों द्वारा तो ये उन लोगों को बताना होगा। लेकिन दोस्तों इसमें असल जो मुद्दा है कि जब इतने 7-8 दिन तक कांग्रेस आला कमान ने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वरू और उनके 3-4 जो लोग हैं उनकी टीम में, सिर्फ उन पर भरोसा किया निगोशिएशन के लिए, जो भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ टिकट को लेकर, कैंडिडेट्स को लेकर जो भी फैसला हो रहा था या होना था, उसमें सिर्फ इन्हीं लोगों को इन्वॉल्व किया गया। अशोक गहलोत जैसे तपे तपाए नेता, अनुभवी संगठक, इनको इन्वॉल्व नहीं किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर अशोक गहलोत को या भूपेश बघेल को या डीके शिव कुमार को, जो कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इस तरह के लोगों को अगर पटना भेज दिया गया होता तो मैं समझता हूं कि महागठबंधन को 7-8 दिनों के दौरान जो भी मुश्किलात झेलनी पड़ी, जो जटिलताएं पैदा हुई, जो समस्याएं आज तक विकट बनी हुई हैं कि इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके और उनके उम्मीदवार आमने सामने हैं, ठीक से फैसला नहीं हो रहा था, आपाधापी मची थी, अफरा तफरी मची थी, लेट लतीफी हुई। अब उसके चलते कई उम्मीदवारों के
तो मैंने देखा कि नॉमिनेशन भी रद्द हो गए, क्योंकि तैयारी नहीं, लोगों को डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में टाइम नहीं मिला, कई जगह बहुत गलत उम्मीदवार दिए गए हैं। आज सोशल मीडिया पर वायरल है कि एक कोई उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के खड़े किए गए हैं पटना के किसी क्षेत्र में, और उनका विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी और आरएसएस से कनेक्शन बताया जाता है। इसी तरह से एक सज्जन को खड़ा किया गया है बिहार के एक क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल द्वारा, उनकी फोटो छपी है कि वो कैसे विश्व हिंदू परिषद के नेताओं और उनके कार्यक्रमों में शरीक हैं। बताया जाता है कि वो किसी मिल के मालिक हैं और उत्तर प्रदेश के किसी दबंग नेता के रिश्तेदार हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल ने उनको टिकट दे दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के एक और विवादास्पद उम्मीदवार को सासाराम से जो उम्मीदवार थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उन पर गंभीर केसेस थी। बहुत सारी इस तरह की दिक्कतें आई हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई अनुभवी नेता होता तो बीच बचाव करता। कांग्रेस में और आरजेडी में इतने झगड़े नहीं होते, इतनी मुश्किलें नहीं होती। नेता समझते हैं कि लोगों को पता नहीं चलेगा जो अंदर हो रहा है, लेकिन सब कुछ पता चला। लेकिन दोस्तों, जो आज की मेरी असल कहानी है वो ये है कि क्या कल कांग्रेस अपनी पीछे की गलतियों से कोई सबक लेगी? राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच में इतने बेहतर रिश्ते रहे हैं, इसका इतिहास है पुराना। सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव के बीच में कभी मनभेद नहीं दिखा। किसी मुद्दे पर अगर कोई मतभेद होता भी था तो मनभेद तो कभी नहीं रहा। लेकिन यदा कदा जो कांग्रेस में बाद की पीढ़ी के लोग हैं वो मनमुटाव पैदा करते रहे। एक बार तो लालू प्रसाद के ही मुद्दे पर राहुल गांधी ने एक ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था मनमोहन सिंह जी की सरकार का, उसका पेपर। बगल में अजय माकन बैठे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें ही फाड़ दिया। आपत्ति दर्ज करना, विरोध करना, आलोचना करना किसी भी पार्टी कार्यकर्ता का या नेता का अधिकार है। राहुल गांधी ये बात वर्किंग कमेटी में कहते या किसी और फोरम पर कहते, कोई एतराज नहीं करता। लेकिन खुलेआम अपनी ही सरकार का ऑर्डिनेंस फाड़ना, बीजेपी ने भी इसका मजाक उड़ाया। और वहां अजय माकन आजकल तो पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, वो बैठे हुए थे उनके बगल में, मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो मैं समझता हूं कि जो एक लंबा दौर रहा है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में रिश्तों का, वो आसानी से टूटने वाला नहीं है और इसीलिए आज तक बरकरार है, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल कुछ दोनों पार्टियों के उस पर काफी एकता है, काफी समझदारी है। सेकुलरिज्म का इशू, डेमोक्रेसी बचाने का, संवैधानिकता का, और अब तो राहुल गांधी ने सोशल जस्टिस का भी मामला जोड़ दिया है, जिससे कि बिल्कुल सहमति है। बल्कि मैं तो मानता हूं कि अगर राहुल गांधी सीरियस होकर सोशल जस्टिस के इशू को उठाएं तो आरजेडी को भी रोशनी दिखा सकते हैं, रास्ता और दिखा सकते हैं कि भाई आगे और बढ़ो। तो अब समस्या यह है कि फिर भी दोनों पार्टियों में क्या जटिलता और रही है। सीटों की तो बात छोड़ दीजिए, वैचारिक क्या रही है, राजनीतिक क्या रही है। उसमें एक सबसे बड़ी जटिलता जो मैं समझता हूं, समस्या जो है, मतभेद कहिए, मनभेद कहिए, कि तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सबसे बड़े दल के नेता हैं, तो आखिर उनको मुख्यमंत्री का दावेदार या मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने में क्या दिक्कत है? सीपीआई मानती है, सीपीएम मानती है, विकासशील पार्टी मानती है, क्या वीआईपी पार्टी मानती है, सीपीआईएमएल मानती है, जो इस गठबंधन का तीसरा सबसे बड़ा दल है। आरजेडी, कांग्रेस एंड सीपीआईएमएल, वह भी मानता है कि भाई वो मुखड़ा है, वो चेहरा है। किसी दल को आपत्ति नहीं है। दीपंकर भट्टाचार्य ने स्वयं हमारे यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू में स्वयं ही कह दिया था कि सीपीआईएमएल उनको मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पे स्वीकार करती है और कांग्रेस के ऊपर है कि वो क्या करे, कांग्रेस को भी कर लेना चाहिए। कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही थी। आप मेरा वीडियो पुराना उठाकर देख सकते हैं। और अभी आज भी मैंने देखा नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट। नवभारत टाइम्स मेरा पुराना अखबार है तो आशा करता हूं कि वो गलत नहीं होगा। नवभारत टाइम्स ने एक छोटी सी टिप्पणी छापी है, मैं वेबसाइट पर देख रहा था उसमें भी है कि दीपंकर भट्टाचार्य ने फिर वो बात दोहराई है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा इस अलायंस को घोषित करना चाहिए, उसका फायदा है।
लेकिन कांग्रेस पार्टी आज तक, जबकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखें तय हो चुकी हैं, आज तक इस पर सफाई नहीं दी, एक तरह से इस पर असहमति जाहिर की। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाऊं, जब यात्रा चल रही थी वोट चोरी के खिलाफ, वोट अधिकार यात्रा, तो राहुल गांधी से किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई आपका चेहरा कौन होगा। उन्होंने इसका जवाब देने से इनकार कर दिया, साफ साफ नहीं बोला, जबकि तेजस्वी यादव उनके बगल में खड़े थे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो लोग बिहार देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को उन्होंने प्रभावित किया होगा पहले ही कि भाई हमें चेहरा नहीं घोषित करना है। कांग्रेस पार्टी अक्सर ये कहती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से काम करती है और हर जगह चेहरे नहीं घोषित करती। विधायक दल का ये अधिकार है कि विधायक नेता चुने और फिर वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने, संसद का मामला अगर है तो। यानी संसद में भी सांसद तय करेंगे और विधानसभा में विधायक तय करेंगे। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तो यही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम सब जानते हैं कि काफी समय से चेहरा घोषित करने की एक परिपाटी चल पड़ी है। और माफ कीजिएगा, ये पार्टी का मसला नहीं है, ये गठबंधन का है। इसमें कई पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं और उनमें एक कोई व्यक्ति लीड करेगा। तो ऐसी स्थिति में एवरीबॉडी नो कि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, तो उसका जो नेता होगा, अगर कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए कि बहुमत आ जाता है और एनडीए को बहुमत नहीं मिलता, महागठबंधन को बहुमत मिलता है, तो नेचुरली राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी यादव का ही नाम आएगा। सभी जानते हैं इस बात को। कोई वहां तो दो चेहरा नहीं आएगा उभर कर, एक ही चेहरा होगा। तो जो वो आएगा चेहरा उभर कर आरजेडी से, निश्चित रूप से वो पूरे गठबंधन के लिए एक तरह से स्वीकार्य होगा कि भाई ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी कह रही है तो हम मानते हैं। अब यह अलग बात है कि गठबंधन से कोई इसी मुद्दे पर कहे कि हम तो नहीं मानते जी, तो आप चले जाएंगे बाहर। लेकिन ऐसी स्थिति तो नहीं आने जा रही है। कोई नहीं चाहेगा इस गठबंधन की ओर से कि कोई दूसरी सरकार बने, गठबंधन की सरकार बने, सभी चाहेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी रिलक्टेंट क्यों रही है अब तक? हिचकिचाहट किस बात की रही है? क्या तेजस्वी यादव का चेहरा उनको नहीं पसंद है, या कोई और चेहरा उनको पसंद है? क्या वो कांग्रेस से कोई मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? तो कांग्रेस जो 19 विधायकों की पार्टी अब तक रही है और पिछली बार 70 पर चुनाव लड़ी थी, इस बार 60 पर लड़ रही है, क्या उनको अनुमान है कि 60 में 60 जीत जाएंगे, कि उनके पास 60 एमएलए आ जाएंगे? पिछली बार 75 एमएलए जीते थे राष्ट्रीय जनता दल के 144 सीटों पर लड़कर, और 70 सीटों पर लड़कर के कांग्रेस के जीते थे 19 विधायक। तो कांग्रेस के पास मुख्यमंत्री बनाने लायक कोई नेता तो नहीं उभरता नजर आ रहा है ना, किसी कीमत पर, किसी भी सूरत में। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को रिलक्टेंट क्यों है? उसकी परेशानी क्या है? क्या भरोसा नहीं है, या पसंदगी और नापसंदगी का मामला है? और अगर पसंदगी और नापसंदगी का मामला है तो गठबंधन में एक साथ रहकर एक दूसरे पर भरोसा आप कैसे करेंगे? जब चुनाव से पहले यह स्थिति है तो सरकार बनाते समय, सरकार चलाते समय क्या स्थिति होगी? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में जो मतभेद पैदा हुआ है, जो इस चुनाव में सीटों के एलोकेशन से लेकर तमाम अन्य मुद्दों पर दिखाई पड़ा है, मुझे लगता है कि उसके पीछे यह भी एक फैक्टर है। और इस फैक्टर को बनाने में मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के यहां प्रभारी हैं बिहार में, अल्लाह वरू साहब, उनकी टीम के 2-3 लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं वो 2-3 लोग कौन हैं, इस तरह के लोगों का अहम रोल है। हाल में जो लोग कांग्रेस में दाखिल हुए हैं, ऐसे भी लोग कुछ हो सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इल एडवाइज है, ये गलत सलाह आला कमान को दी गई है। और चूंकि ऐसे लोग राजनीतिक रूप से, सांगठनिक रूप से अनुभवी नहीं हैं, तो अति उत्साह में या न जाने क्या सोचकर उन्होंने इस तरह की सलाह दी है कि हमें तेजस्वी यादव के नाम पर सहमत नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है कि अशोक गहलोत को इसीलिए भेजा गया हो कि भाई इस मुद्दे को भी आप सुलझाइए। अगर ये सुलझ जाता है मामला, देखिए बात यह है कि नीतीश कुमार एक चेहरा है, आप माने या न माने। भले ही अमित शाह जी ने कह दिया कि वो हमारे नेता हैं इस चुनाव में, लेकिन हम कौन होते हैं मुख्यमंत्री बनाने वाले, ये कह दिया था उन्होंने।
मतलब साफ था कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे, इसकी कोई गारंटी वो नहीं लेते। लेकिन जहां तक महागठबंधन का सवाल है, अगर महागठबंधन तेजस्वी को सामने रख देता है तो एक दबाव बनेगा एनडीए पर। आज के दिनों में यह परिपाटी बनी हुई है कि महागठबंधन कई बार चेहरा घोषित करते हैं, तो अब तो यह परिपाटी बन गई है। तो ऐसे में देखना होगा कि कल क्या मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव का चेहरा घोषित करने पर कांग्रेस अपनी हिचकिचाहट को खत्म कर लेती है और ऐलान होता है, क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी ऐलान होता है। ये सब चीजें हो सकती हैं, मैं नहीं जानता क्या होंगी, लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल को जो अन्य घटक दल हैं उनकी तरह ही इस पर एक कंसेंसस बनानी चाहिए। तो आज दोस्तों इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।